खबर पाकिस्तान की, खबर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि सवाल अब यह पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एशिया कप के मुकाबले में इज्जत और पैसे के बीच में पैसे को चुना है? क्योंकि धमकी भरी बात मैच से पहले करने वाले पाकिस्तान ने 70 मिनट में सरेंडर कर दिया। ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कह रही थी कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो यूएई से मैच नहीं खेलेंगे, वही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्टेडियम पहुंच चुकी है। पहुंच गई स्टेडियम, एक बार किट बैग रखा गया, उतारा गया, लेकिन आखिरकार 70 मिनट बाद वापस जाकर बैठे और अब स्टेडियम पहुंच गए हैं। अगले कुछ समय में अब मैच शुरू हो जाएगा, लगभग 1 घंटे में, वो भी तब जबकि खबर यही है कि रेफरी को हटाया नहीं गया है। मतलब पाकिस्तान का धमकी बम भी आज नहीं चला। 70 मिनट तक आज शाम 6 बजे शुरू हुआ पाकिस्तान का ड्रामा, सरेंडर के नाम पर जाकर खत्म हुआ। पाकिस्तान का 70 मिनट में सरेंडर क्यों कह रहे हैं, इसके सबूत देते हैं। शाम 6 बजे खबर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होटल से नहीं निकली, जबकि खबर यह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेने के लिए टीम बस होटल की लॉबी के सामने खड़ी है। शाम 6:10 तक टीम की किट भी बस में पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर पीसीबी ने कहा कि टीम होटल में ही रुके, बस में न बैठे, न स्टेडियम जाए। इसके बाद शाम 6:40 पर खबर आई कि पीसीबी चीफ की रमीज राजा के साथ मीटिंग चल रही है। फिर शाम 7 बजे तक खबर आई कि पीसीबी ने टीम को अब स्टेडियम जाने के लिए कह दिया है। शाम 7:10 तक पाकिस्तानी टीम फिर होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो जाती है, जबकि खबर यह आई कि पाकिस्तानी टीम की मांग को अनसुना करके रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया है। यानी 70 मिनट में पाकिस्तानी टीम को सरेंडर करना पड़ा है। पाकिस्तान की जब बात आती है, वो अपनी क्रिकेट को भी एक युद्ध की तरह देखता है, लेकिन उस युद्ध की तरह देखते हुए किस अंजाम को पहुंचता है, लगभग वैसी ही जैसी पाकिस्तान की सेना रहती है। यानी उसको भी हार मिलती है, इन्हें भी हार मिलती है। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और विक्रांत, जो चर्चा लगातार हम कर रहे थे, उसके बीच अब टीम वहां पर पहुंच गई, मैच रेफरी वही है, क्या निकला इस पूरे ड्रामे से? नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था 1 घंटे में गुड न्यूज आएगी। तो मैं उनकी गुड न्यूज क्या है उसको इंतजार कर रहा हूं। लेकिन श्वेता, वहां पर चर्चा क्या है? और मैं आपको पाकिस्तानी हलकों की बात बताऊं, मेरी कई जगह बात हुई है। पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो कह रहे हैं हमने तो अपना ही मजाक उड़ा लिया। कहते एक होता है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यहां तो हमने मतलब कुल्हाड़ी के ऊपर नाचना शुरू कर दिया, बिकॉज मिला उनको कुछ नहीं। वो यहां तक आ गए थे। अब देखिए, पहली उनकी डिमांड थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को पूरी टूर्नामेंट से हटाया जाए। फिर आज उनकी डिमांड थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को आज के मैच के लिए, पाकिस्तान के मैचों के लिए हटाया जाए। आपको पता थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कम से कम हम माफी ही मांग लें। तो उनको यह बताया गया कि आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट एक मैच रेफरी हैं, वो कन्वेंशन के हिसाब से गए हैं, क्योंकि भाई जो आपने इंक्वायरी की उससे साफ हो गया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पहले इंसान नहीं थे बताने वाले या जानने वाले। उनसे पहले टूर्नामेंट डायरेक्टर को बता दिया गया था और टूर्नामेंट डायरेक्टर ने पाकिस्तान के डायरेक्टर को बता दिया था, उसने अपनी टीम में नहीं बताया। तो फिर जब मैच रेफरी अगर आपको ना बताए, आप पाकिस्तान की कप्तान हैं और मैं इंडिया का कप्तान हूं, आप मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं और मैं ऐसा कर दूं, वो ज्यादा आपके लिए बेइज्जती है या ये कि हाथ ही ना मिलाया जाए? और दूसरी बात है कि मजाक इस बात का है कि हाथ नहीं मिलाने पे आप कह रहे हैं कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बिना हाथ मिलाए आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। और हाथ नहीं मिलाया, बट मुझे लगता है उनको चुभी कुछ और थी बात, सूर्य कुमार यादव का बयान। अब उसको वो इसलिए हाईलाइट नहीं कर पा रहे श्वेता, क्योंकि उनके अपने खिलाड़ी 2 साल पहले गाजा और पैलेस्टीन को लेकर ओपनली बात करते थे, तो उसको वो अब उठा नहीं सकते। दिक्कत ये है उनके लिए। नहीं, वाकई। और सूर्य कुमार यादव ने किसी देश के विरुद्ध नहीं बोला, अपने देश के लिए सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई। और जो विक्रांत भी कह रहे हैं ना कि मतलब कोई चीज नियम, ये कोई टॉस नहीं है कि मैच की शुरुआत से पहले होना ही होना है। ये एक प्रक्रिया, एक परंपरा, एक ट्रेडिशन बन गया कि आप हाथ मिलाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप हाथ नहीं भी मिलाएंगे। कोविड के समय नहीं मिलाया जाता था। आज जब ये आप बबल में ही रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। श्वेता, आप सुनिए, अब दिक्कत क्या हुई आज पाकिस्तान के लिए। अगेन पाकिस्तान के, क्योंकि आसिम मुनीर भी इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने कहा अपनी टीम को वापस बुला लें। और मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, सबसे बड़ी गद्दी उनके लिए वो है। और वो पॉपुलिज्म वाली बात है ना कि हमने अपनी टीम को वापस बुला लिया, हिंदुस्तान के साथ एक और जंग हो गई।
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मोहसिन नकवी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर मोहसिन नकवी, वो क्लैश था। आपको मालूम है हुआ क्या? आज मैच कहां पर हो रहा है? दुबई में, एमिरेट्स। ये टूर्नामेंट इंडिया के बिहाफ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान और एमिरेट्स के बीच ताल्लुकात जो है, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। यहां तक कि दुबई में अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिए जाते हैं, मतलब खिलाड़ियों के परिवार तक को वीजा नहीं मिलते हैं, और पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वीजा बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा। दुबई में मैच हो रहा है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, और सामने टीम कौन सी थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आज अगर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ दुबई की धरती पर मुकाबला छोड़ देता तो उसका जो हशर होता, वो आप अंदाजा लगाइए क्या होता। प्लेयर्स को वो होता है डिस्टर्बेंस, मतलब वो 100%, 200% श्वेता। मैं कहता हूं प्लेयर्स तो ये पूछ रहे होंगे कि आप तो गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये जो एंडी पाइक्रॉफ्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? और लेकिन मैं तो इस उम्मीद से पूछ रही हूं कि यूएई के साथ मुकाबले में भी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान हार भी सकता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस एशिया कप से ठीक पहले एक ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी, जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेल रहे थे शारजा में। दोनों मुकाबलों में यूएई ने पाकिस्तान को टक्कर दी, बाद में फिर तजुर्बे की कमी और वो हार जाते थे। लेकिन क्रिकेट है, और आज तो मैं ये कहता हूं कि यूएई की टीम तो वहां पे 2.5 घंटे से बैठी हुई है, जबकि पाकिस्तान होटल में बैठ के गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे। सो दुबई के खिलाड़ी, मतलब यूएई के खिलाड़ी अगर थोड़ा सा मतलब गुस्से में, जोश में आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। और ये श्वेता, इस दौर में जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का है, क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होता। आपको आकर भाग दौड़ के आप आते हैं, उसके बाद आपका मैच होगा, आपके पता चला 6 ओवर में 3 आउट हो गए, खत्म। हाँ वाकई, मतलब देखा जाए एक तरीके से तो पाकिस्तान के हाथ आज कुछ भी नहीं आया है। उनकी तरफ से इंडिया के मैच के बाद से मांग की जा रही थी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, उनको नहीं हटाया गया। आज के मैच से हटाने के लिए कहा गया, वो भी नहीं किया गया। फिर खबर आई रेफरी वही रहेंगे जब, और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं अब मैच खेल लें, और 9 बजे से वो मैच खेला जाना है, यानी स्टेडियम वो अब पहुंच गए हैं। अब ये भी चीज जो विक्रांत हम चर्चा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को चला कौन रहा है, एक ऐसा बोर्ड जिसका खुद पर कोई कंट्रोल होता नहीं है, असल में पाकिस्तानी सरकार की कठपुतली। इसका सबूत हम दिखा देते हैं, पाकिस्तानी पीएम के पास सारा कंट्रोल होता है, वो पेट्रन इन चीफ होते हैं। हाँ, और ये जो जब हम यहां पर देख रहे हैं, और मतलब वहां की सरकार को सेना चला रही है, सरकार पीसीबी को चला रही है, और कुल मिलाकर वहां की क्रिकेट के रिवाइवल का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ऐसी स्थिति में। नहीं, अब आई थिंक पाकिस्तान में अब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है श्वेता, कि भले वो क्रिकेट हो, भले वो सरकार हो, वो इस्लामाबाद से नहीं चल रही है। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर रावलपिंडी से चल रही है। और जैसे मैंने आपको बोला, इसमें भी आसिम मुनीर की इन्वॉल्वमेंट थी, बिकॉज कल शाम लाहौर से इस्लामाबाद गए मोहसिन नकवी। तो ऐसा नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ फुल एंड फाइनल मीटिंग है। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर कह दिया ये कर लो, तो क्या वो रावलपिंडी से नहीं पूछेंगे? ट्विन सिटी है ना। तो अब पाकिस्तान आई थिंक क्रिकेट में ना पॉइंट ऑफ नो कंट्रोल में पहुंच गया था, क्योंकि ठीक है, आप मुल्क के तौर पर कुछ भी सोच सकते हैं, पॉपुलिज्म है, वाहवाही होगी, 2 दिन आपके लिए तालियां बजती हैं, फिर उसके बाद 4 दिन बाद पता चलता है कि घर में गैस नहीं है, चूल्हे के लिए दाल नहीं है, तो आप कितने दिन कह सकते हैं कि घास खा के जी लेंगे? दुनिया तो आपको कहेगी हट जाओ, क्रिकेट मत खेलो, घास खा। लेकिन वहां पे जो क्रिकेट बच्चे खेलते हैं या जो क्रिकेट की कम्युनिटी है, उनको लाले पड़ जाने थे। और पाकिस्तान आज अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये करता, एक सैंक्शंस, बी कल को आईसीसी किस मुंह से इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता। अब आप देखिए श्वेता, अगर पाकिस्तान आज जीत गया, संडे फिर इंडिया पाकिस्तान है, क्या हाथ मिलाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। तो बहुत सारे ऐसे इसमें से पहलू हैं जिसके बारे में पाकिस्तान को विचार करना होगा। लेकिन सीधी सी बात अगर हम आपको कहें तो अच्छा है जो भारत ये जो पाकिस्तान के मैच होते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, वरना 65 के युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसी तरह की चीजों को लेकर जो वो झूठ बोलता है कि हम तो जंग जीत गए, वही वो क्रिकेट मैच को भी लेकर बोल देता। लेकिन अभी देखना है कि मोहसिन नकवी अपने देश को क्या बताते हैं कि आखिर ऐसी डिप्लोमैटिक हार क्रिकेट के अंदर उनके नेतृत्व में कैसे देखने के लिए मिल गई है। अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरीके से कठपुतली है वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तानी पीएम के पास सारा कंट्रोल वहां पर होता है, जो बोर्ड के चुनाव अधिकारी को नियुक्त करते हैं।
पीसीबी के 2 सदस्य का नामांकन पीएम करते हैं। ऑडिट कमेटी के प्रमुख को भी वही नियुक्त करते हैं। चेयरमैन या पूरे बोर्ड को हटाने का अधिकार भी पाकिस्तानी पीएम के पास ही होता है। तो अब यह हालत इसलिए हुई क्योंकि पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी दोहरी चुनौती में फंस गए थे। एक ओर उन्हें देश में अपनी इज्जत बचानी थी, दूसरी ओर करोड़ों रुपए का घाटा झेलने से बचना था। आखिरकार उन्होंने धमकी देने की रणनीति अपनाई, लेकिन टूर्नामेंट से हटने का फैसला वापस लेना पड़ा। जबकि भारत से मैच हारने के बाद एक तरफ पाकिस्तानी जनता पीसीबी को कोस रही थी, दूसरी तरफ भारत के कप्तान ने हाथ न मिलाने का जो स्टैंड लिया, उससे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी पीसीबी को ही कुछ न कर पाने के नाम पर सवाल उठा रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह दावा सामने आया था कि अगर एशिया कप से पाकिस्तान उल्टे पांव लौट जाता तो पाकिस्तान की टीम को करीब $16 मिलियन का नुकसान होता, यानी करीब 141 करोड़ रुपए का नुकसान। पीसीबी का वार्षिक बजट करीब $227 मिलियन का है। ऐसे में $16 मिलियन की चपत उसके राजस्व का लगभग 7% खत्म कर देता। मतलब यह है कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर और पीसीबी एक बोर्ड के तौर पर दोनों को यह झटका होता। तो कहा जा रहा है कि इस झटके से भी बचने के लिए पीसीबी ने यू टर्न लेकर सरेंडर करना जरूरी समझा। अब क्रिकेट के मैदान में सरेंडर से पहले दुनिया पाकिस्तान को रणभूमि में भी घुटने टेकते हुए देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 3 दिन में ही दिन में तारे दिख गए। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे छिपकर अपनी हार पर पर्देदारी की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान को रुस्वा होने से बचा नहीं सके। जो ट्रंप भारत को आंख दिखा रहे थे वो भी नरम पड़ गए हैं। पीएम मोदी को उन्होंने उनके जन्मदिन की बधाई दी और नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो अद्भुत काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India. न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के हर छोटे बड़े नेता ने सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन का संदेश भिजवाया है, जिस तरह पुतिन ने भी संदेश देकर जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली सबसे पहली बधाई की है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार रात 10:53 पर फोन किया, जन्मदिन की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रात 11:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की फिर जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि अभी मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई बधाई का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून को बातचीत हुई थी। ये वही बातचीत थी जब 35 मिनट की बात के दौरान नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ कहा था कि सीज फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ, न कि अमेरिकी दखल से। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी।
इस कॉल के बाद ट्रंप ने भारत पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी तक करार दिया और भारतीय व्यापार नीति को निशाने पर लिया। इसके बाद ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ की घोषणा की और दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। नरेंद्र मोदी के चीन जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि लगता है हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन ट्रंप के सारे पैंतरे बेकार चले गए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जिस तरह से उन्होंने यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया समेत बाकी देशों को झुकाया, वो भारत को भी झुका लेंगे। दबाव बनाने के लिए ट्रंप के सहयोगियों ने भी भारत के बारे में रोज ऊट-पटांग बातें कही, लेकिन भारत अड़ा रहा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ के चलन की बात करके डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को आड़े हाथों लिया। अमेरिका को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में पहली बार चीन चले गए। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ तस्वीर ने अमेरिका में हलचल मचा दी। ट्रंप पर भारत को नाराज करने और यहाँ तक खोने के आरोप लगने लगे। ट्रंप भी इसी के बाद दबाव में आए और उन्होंने अपने सुर बदल दिए। ट्रंप समझ गए कि भारत दबाव में आने वाला नहीं, इसलिए उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। भारत से ट्रेड डील की बातचीत दोबारा शुरू करनी पड़ी। अमेरिका की टीम भी भारत आ गई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन भी घुमा दिया। जबकि एक जर्मन अखबार ने पिछले महीने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। इस तरह जिन ट्रंप को लेकर भारत में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया गया और उनके झुकने के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका और ट्रंप के तेवर में आई नरमी ने बता दिया कि अमेरिका को झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। इतिहास में जब भी स्वतंत्र विदेश नीति की बात होगी, दुनिया में आज के बाद भारत की मिसाल दी जाएगी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और उसके राष्ट्रपति की धमकियों के आगे नहीं झुका। इस बात को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री ने भी दुनिया को बताया। एक इंटरव्यू में इशाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के मामले में अमेरिका की भी नहीं सुनी। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। चाहे बराक ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बाइडेन, दुनिया का शक्तिशाली नेता कोई भी रहा हो, भारत कभी किसी दबाव में नहीं आया, पाकिस्तान पर तो बिल्कुल भी नहीं। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है। तारीख 26 अगस्त 2019, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही 2 टूक कहा कि भारत पाकिस्तान के मामले में किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पाकिस्तान को लेकर नीति एक ही रही कि भारत को दोनों देशों के रिश्तों में कोई तीसरा मंजूर नहीं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। भारत की इसी नीति पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी अब मुहर लगाई। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में इशाक डार से जब पूछा गया कि क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की भागीदारी चाहता है, इस पर इशाक डार ने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये द्विपक्षीय है।
इशाक डार का यह बयान साल 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद से भारत की पारंपरिक स्थिति के अनुरूप है, जिसमें भारत और पाकिस्तान सभी मसलों को आपस में सुलझाने के लिए राजी हुए थे। भारत ने ये पोजीशन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जारी रखी और किसी भी तीसरे देश की भूमिका से इनकार किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही भारत सीज फायर पर सहमत हुआ, क्योंकि यही हमेशा से देश की नीति रही है और ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यह जो जब सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। अब यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बता, मोहम्मद इशाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया। इससे पहले वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम भारत का लिया एक तरफा फैसला था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को द्विपक्षीय बताया था। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यही बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दोहराई थी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लिया। पहले ट्रंप को क्रिप्टो डील का लालच दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार वाली ख्वाहिश का इस्तेमाल किया। आसिम मुनीर की तरफ से बाकायदा ट्रंप से मुलाकात में इसकी मांग करके अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान में तेल और रेयर अर्थ की खदान की डील अमेरिका से कर दी गई। बावजूद इसके पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और अमेरिका के बावजूद भारत अपनी नीति से नहीं डिगा। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को रिझाने के लिए अपने देश की गरिमा, सम्मान, खनिज पदार्थों को ट्रंप के पैरों में रख दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की भारत के आगे एक नहीं चल पाई। भारत के सच के आगे पाकिस्तान का झूठ हमेशा हारता है। पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि आतंकवादियों से उसका रिश्ता नहीं है, मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसकी पोल आतंकवादी ही खोल देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में सैन्य अफसरों को भेजने का आदेश पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से आया था। ये कबूलनामा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद इलियास कश्मीर का है। आतंक पर पाकिस्तान का झूठ अब उसके आतंकवादियों ने ही बेनकाब कर दिया है। जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने ही पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है।
दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के आतंकियों की दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान की सेना की वर्दी है। पाकिस्तान के आतंकवादियों से गठजोड़ पर पहला बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में सेना के अफसरों को जाने का आदेश सीधे आर्मी चीफ ने दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के आतंकी ठिकाने मुरीदके में एक आतंकी के साथ पाकिस्तानी आर्मी के लोग भारत के हमले में मारे गए आतंकी के नमाज़े जनाजा में शामिल होते हैं। वो तस्वीर काफी सुर्खियों में रही थी। इस पर यह ताजा खुलासा पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के नमाजे जनाजा में पाकिस्तान आर्मी की आतंकियों के साथ मौजूदगी की ये तस्वीरें आपको याद तो होंगी ही। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों के गठजोड़ को दुनिया भर में बेनकाब किया था, लेकिन अब पाकिस्तान की धरती पर जैश के एक कुख्यात आतंकवादी ने ऑन कैमरा इन तस्वीरों पर मोहर लगाते हुए और भी बड़ा खुलासा किया है। आतंकी ने ऑन कैमरा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी आतंकी मारे गए थे उनके नमाजे जनाजा में उनकी कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर देने का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर से आसिम मुनीर ने दिया था। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने कहता रहा कि उसके मुल्क में कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप को भी पाकिस्तान की सरकार और सेना नकारती रही, लेकिन जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने कैमरे पर कबूल किया कि दिल्ली और मुंबई में हुए आतंकी हमलों के पीछे सीधे मसूद अजहर का हाथ था। आतंक को लेकर पाकिस्तान का ये कबूलनामा उसके गले पड़ेगा, क्योंकि भारत अब FATF जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के इस कबूलनामे को सबको सुनाएगा ताकि पाकिस्तान के आतंक पर लगाम लगाई जा सके। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकवादियों ने सपने में नहीं सोचा था कि भारत अंदर घुसकर उनके आतंक के हेडक्वार्टर खंडहर बना देगा, लेकिन भारत की इस नई नीति ने पाकिस्तान के लिए आतंक से प्रेम की कीमत बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी खौफ में है। मसूद अजहर का परिवार मारा जा चुका है। नौबत यह आ चुकी है कि जिहाद तक के लिए अपील करनी पड़ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का जो मामला है उसमें उत्तर प्रदेश STF ने शूटरों का एनकाउंटर किया है। पुलिस एनकाउंटर के बाद दोनों शूटर्स की मौत हो गई है। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की गई थी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या हुआ है एग्जैक्टली, कैसे ये एनकाउंटर हुआ है और क्या-क्या चीजें जो अब तक सामने आ पाई हैं इस पूरे मामले में? देखिए, अब से कुछ देर पहले गाजियाबाद में ये इनकाउंटर हुआ है, जिसमें वो दो शूटर जो दिशा पाटनी के घर बरेली वाले घर पहुंचे थे और दोनों शूटरों ने फायरिंग की थी, उनको गाजियाबाद में ट्रैक किया नोएडा STF की टीम ने और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने, और दोनों ही शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी पर, क्योंकि उनके पास जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो होती है। उसके बाद फिर पुलिस टीम की तरफ से फायरिंग हुई। दोनों शूटर को कई गोलियां लगी, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। यानी इनकाउंटर में दोनों जो शूटर हैं वो मारे गए हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के ये दोनों शूटर हैं और उन्हीं दोनों के कहने पर ये बरेली पहुंचे थे और वहां पर फायरिंग की थी। आज तक के पास वो CCTV फुटेज भी मौजूद है जिसमें दोनों शूटर
दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस गोली कांड के बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता को फोन किया था, सख्त एक्शन लेने की बात कही थी और कई दिनों से लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन नोएडा एसटीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गाजियाबाद में अब से कुछ देर पहले ही दोनों बदमाशों को ट्रैक किया। दोनों शूटर उसी अपाचे बाइक पर सवार थे जिस अपाचे बाइक से वो बरेली पहुंचे थे, वहां पर फायरिंग की थी। जब शूटर्स को, जो दोनों शूटरों के नाम भी बताते चले, रविंद्र और अरुण नाम है, दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, दोनों पर कई मामले दर्ज हैं, कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और जब गाजियाबाद के इलाके में इनको रोका गया तब दोनों ने सफिस्टिकेटेड वेपन से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों ही शूटर मार गिराए गए हैं और मौके से जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल रिकवर हुई है। साथ में वो बाइक भी, जिस बाइक से वो बरेली पहुंचे थे और दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। श्वेता, बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा मामला था उसमें जो ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, उनकी तरफ से दिए हुए कुछ बयानों के विरोध में ऐसा कहा गया था उन गैंग्स की तरफ से। लेकिन अब ये एनकाउंटर हुआ है और दोनों को ढेर कर दिया गया है। और अब आज की वो खबर जो देश की हर मां, बेटी, बहन यानी महिलाओं से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर महिलाओं से एक गिफ्ट मांगा है। ऐसा गिफ्ट जिसके लिए मध्य प्रदेश के धार में मौजूद महिलाओं से कहा है कि ये बात सबको बताइएगा। तोहफा देश की महिलाओं की सेहत की सुरक्षा का। कोई माँ छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था। अगर माँ ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे प्रधानमंत्री ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगा है। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वो आप मुझे देंगे या नहीं। सभा में मौजूद महिलाओं ने हाथ उठाकर सहमति जताई। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी। हम सबका सौभाग्य है। दरअसल जो तोहफा प्रधानमंत्री हर महिला, मां, बहन, बेटी से चाहते हैं वो देश के लिए बहुत अहम है। असल में महिलाओं और बच्चों के लिए देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है, जो 17 सितंबर यानी बुधवार से 2 अक्टूबर तक देश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चलेगा। इसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कैंप लगाकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिनमें एनीमिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से लेकर कैंसर तक की व्यापक जांच की व्यवस्था हुई है। जिला अस्पतालों की तरफ से स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और डेंटिस्ट जैसे एक्सपर्ट कैंप में मौजूद रहेंगे। अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था, और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की महिलाओं के साथ एक ऐसा रिश्ता लंबे अरसे से देखा गया, जहां महिला केंद्रित योजनाओं के लागू होने से बड़ी विजय प्रधानमंत्री को चुनावी आशीर्वाद के रूप में मिलती है। जब गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, भाइयों बहनों, जब एक मां
ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अगर केवल महिलाओं का वोट देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए के लिए वो लगातार बढ़ रहा है, जो 2014 में 37% है, 2019 में 43%, 2024 में 44%। ऐसे ही अलग अलग शैक्षिक वर्ग की महिलाओं का आंकड़ा देखें तो निरक्षरों या फिर उच्च शिक्षित कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ही ज्यादा महिलाएं वोट देती आईं। जैसे अब की बार के लोकसभा चुनाव में पिछले साल निरक्षर का 34%, प्राइमरी स्तर तक पढ़ी लिखी महिलाओं का 34%, मैट्रिक तक पढ़ी महिलाओं का 38%, ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़ी महिलाओं का 36% वोट बीजेपी पाई। कांग्रेस इससे कहीं पीछे रही। पिछले कई चुनाव में देखा गया कि न सिर्फ महिलाओं का टर्नआउट बढ़ रहा है, बल्कि साथ ही साथ महिलाओं की मत देने को लेकर क्लियरिटी भी बढ़ रही है कि वो किस पार्टी को चुनेंगी। ये वो फैक्टर हैं जो महिला वोटर को बल्क वोटर या इलेक्टोरल बेस के तौर पर स्थापित करता है, और यही वजह है महिलाएं अपना वोट अब जब देती हैं तो पाने वाला सत्ता हासिल करता आ रहा है। और आज ही चुनावी राज्य बिहार से बड़ी खबर आई है, जहां पिछले हफ्ते राजनीतिक मर्यादा को तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई से तैयार किया वीडियो बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ था। आज पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी ने ये आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। 11 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल पर एक एआई वीडियो डाला था, जिसमें पीएम की मां को उनकी राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया था। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया था। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बिल्कुल आपत्तिजनक था, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण था। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। एक और एआई वीडियो को लेकर इस वक्त देश में बड़ी बहस छिड़ी है। ये वीडियो असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। एआई से ही बने इस वीडियो में आरोप ये लग रहा है कि घुसपैठियों का नाम लेकर असल में मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। इसके कैप्शन में लिखा, बिना असम बीजेपी। इस एआई वीडियो में गुवाहाटी समेत असम की कई जगहों को दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ एक विशेष समुदाय है। इस वीडियो में एआई के जरिए यह दिखाया जा रहा है कि अगर बीजेपी असम में नहीं रही तो फिर बीफ कानूनी रूप से लागू हो जाएगा। वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि हर तरफ मुसलमान होंगे। इस पर कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक ने सवाल उठाए हैं। पूछा है कि क्या चुनाव आयोग और अदालत अब इस वीडियो पर एक्शन लेंगे, जहां केवल एक धर्म के लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है। वहीं असम में बीजेपी सरकार के मंत्री दलील दे रहे हैं कि सवाल केवल घुसपैठियों को लेकर उठाया जा रहा है, तो फिर पूरे मुस्लिम धर्म की बात विपक्ष क्यों कर रहा है। आप लोगों को बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने जो असम में ट्वीट किया है, एक इतना घिनौना ट्वीट जिसमें पूरे एक समुदाय को डिमोनाइज किया जा रहा है, जिसमें इस देश के संविधान के तार तार किए जा रहे हैं, जिसमें इस देश में नफरत की आग और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता है, ना चुनाव आयोग को चिंता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंता है। इतना आपत्तिजनक वीडियो बीजेपी के असम हैंडल ने ट्वीट किया, पहले उसके जवाब लाइए। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की खबर पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने शूटरों का एनकाउंटर किया है। पुलिस एनकाउंटर के बाद दोनों शूटर्स की मौत हो गई है। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर यह फायरिंग की गई थी। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जो आज तक पर आप देख रहे हैं, ये वही बाइक है जिस पर बैठकर दोनों शूटर्स दिशा पाटनी के घर के सामने से गुजरते हुए वहां पर फायरिंग करते हैं। साफ तस्वीर है जिसमें फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। बाद में गोल्डी बरार और गोदारा गैंग का हाथ इसमें सामने आता है। दिशा पाटनी की बहन भारतीय सेना में कार्यरत रही हैं। उनकी तरफ से कुछ बयानों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उस पर नाराजगी दिखाते हुए गोलीबारी इन दो बदमाशों ने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात की थी और सुरक्षा का भरोसा दिया था। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पकड़ा गया और फिर यह एनकाउंटर
जो आज किया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से ये फायरिंग की गई थी, जिस तरीके से धमकी दी गई थी और उन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री का वो आश्वासन, अरविंद, जो दिशा पाटनी के पिता को उन्होंने दिया था। बिल्कुल श्वेता, और ये जो इनकाउंटर है, आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग की बात की जाए तो ये गैंग की उत्तर प्रदेश में ये हाल फिलहाल की पहली दस्तक है। पहला बड़ा क्राइम इन्होंने किया जिसमें दिशा पाटनी के घर के बाहर 12 सितंबर को गोलियां चली और उसके बाद सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी खुलकर जिम्मेदारी भी ली गई और इस जिम्मेदारी में कहा गया कि जो दिशा की बहन खुशबू है, उन्होंने प्रेमानंद महाराज का अपमान किया, इस वजह से ये गोली चलाई गई और ये सिर्फ ट्रेलर है। उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के फादर को फोन किया था और कहा था कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन लेगी। उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम वो दोनों शूटर की तलाश में जुट गई थी। नोएडा एसटीएफ की जो टीम है वो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को ये सुराग मिला कि गाजियाबाद की तरफ दोनों शूटर आ रहे हैं। उसके बाद ये इनकाउंटर हुआ और उसमें पुलिस की जो गाड़ियां हैं उस पर कई गोलियां चली हैं। कुछ बीपी जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस वाले पहले थे, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है और दोनों जो शूटर है उनको गोली लगी। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए।